3 बांझ जेठानी की 2 गर्भवती देवरानी। शालू, लक्षिता, पारुल तीनों बहू जब किचन में खाना बना रही थी तो दोनों देवरानी आकर खाने में कुछ मिला देती हैं। अब आएगा मजा, अब मिलेगी हमारी जेठानियों को सजा। बहुत बनती है ना अपने आप को, अपनी नजरों में तो वैसे ही गिरी हुई है, बाकी बची कुछ इज्जत भी हम अपनी जेठानियों की आज की बात से गिरा ही देंगे। फिर घर पर हमारा कब्जा होगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे पास हैं। उस घर को हथियाने का सबसे बड़ा हथियार। आखिर शिल्पा और कावेरी नाम की देवरानी जेठानियों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? उनका ये सब करने का क्या मकसद था, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां तीनों बहू शालू, लक्षिता, पारुल फोन में अपने बच्चों को वीडियो की आवाज सुनकर सास माया आकर कहती है, ओहो, तो तीनों महारानी यहाँ हैं। और ये क्या, तुम बच्चे की वीडियो क्यों देख रही हो? अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम तीनों तो बांझ हो, बच्चा कर ही नहीं सकती, तो फोन में बच्चे की तस्वीरें देखकर मन बहला रही हो। माँ जी, आप क्यों बार बार हमें ऐसे कहती हो? क्योंकि तुम तीनों बांझ हो। 5 सालों से तुमने मुझे पोते पोतियों का सुख नहीं दिया। तीनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी निकली। माँ जी, आप कितना हमें इस बात पर सुनाएंगी? हाँ, हम हैं बांझ, ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने फोन में बच्चों की झलक भी नहीं देख सकते? बस फालतू की बातें करवा लो। अब तो सीधा मैं अपने दोनों बेटों की शादी करवाऊंगी, वही इस घर को वारिस देंगी। तुम तीनों से तो कुछ नहीं हो सका, ऊपर से आज पड़ोस रिश्तेदारी में मेरी सब जगह ना कटवा रखी है। अरे सब मुझसे पूछते हैं पोता पोती कब देखूंगी, तो मैं क्या बताऊं कि मेरा ऐसा नसीब है कि मेरी तीनों बहुएं ही बांझ हैं। माँ जी, अगर आप दोनों देवर जी की शादी करा रही हैं और उनकी पत्नियां इस घर को वारिस देती हैं, तो हम तीनों को बहुत खुशी होगी। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें खुशी होगी इस बात से। खैर, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, कर लो जो करना चाहती हो। बांझ कहीं की, मेरे घर का नाश कर दिया है। उसके जाते ही तीनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, क्यों भगवान जी, आपने हम तीनों के साथ ऐसा क्यों किया? हमें जीने का कोई हक नहीं है क्या? कितना अच्छा होता हम माँ जी को उनकी खुशी दे पाते, लेकिन भगवान ने हमें ये सुनहरा मौका नहीं दिया। बस भगवान जी, हम आपसे यही दुआ मांगते हैं कि हमारे घर में जो देवरानी आए, कम से कम वो तो इस घर को चिराग दे, वरना हमारी जैसी दशा माँ जी उन दोनों की भी कर देंगी। यही बार बार कहकर बस माँ जी को और इस घर को खुशियों की चाबी मिल जाए। हाँ पारुल, लक्षिता सही कह रही हो। वक्त गुजरता है, माया अपनी तीनों बहू के साथ हमेशा से ऐसे ही करती थी और बहुत जल्द वो अपने दोनों बेटों के लिए अच्छी खासी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करती है। गृह प्रवेश करके शिल्पा, कावेरी घर के अंदर आती हैं और कुछ ही दिन में घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं, जिसके बाद सास बस उन्हें ही प्यार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू रसोई में खाना बना रही थीं। तभी तीनों बांझ बहू आकर कहती हैं, कावेरी, शिल्पा, हम लोग तुम्हारी मदद कर देते हैं खाना बनाने में। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हो तो बता देना। वैसे दीदी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर क्या आप पराठे बना देंगे? मुझसे खाना बन नहीं पा रहा। मुझे भी लक्षिता दीदी आदत नहीं है ना खाना बनाने की, आप हेल्प कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है भला? तुम दोनों को तो हम तीनों की भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बुला लेना। हाँ बहू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, ये तीनों घर का काम कर लेंगे। मैं तुम्हें बच्चों के स्वेटर बनाना सिखाती हूँ। हाँ माँ जी। तीनों बहू को सुनाकर माया दोनों बहू को स्वेटर बुनना सिखाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की तबीयत खराब होती है और वो एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे में सास बहू खुश होती हैं और दोनों बहू का बहुत ख्याल रखती हैं। तभी अपने हाथ से ड्राई फ्रूट्स भूनकर बहू के सामने रखकर वो कहती है, लो तुम दोनों बहू अच्छे से खाओ, आखिर जब तुम स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। जी माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। मुझे जूस पीने का मन कर रहा है, आप मंगवा देंगी क्या? और मुझे माँ जी कुछ चटपटा खाना है। हाँ बच्चों, अभी मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे शालू, लक्षिता, जरा एक गिलास जूस और चाट पापड़ी चटपटी सी बना कर लाओ। सास की बात सुनकर लक्षिता दोनों गर्भवती बहुओं के लिए खाने पीने की चीज लाती है, जिसे खा पीकर दोनों मुंह सड़ाती हैं। उन्हें पसंद नहीं आता और माया लक्षिता को सुनाती है,
खुद तो तुम बांझ हो, अब मेरी गर्भवती बहुओं का भी ख्याल नहीं रख सकती क्या? कैसा जूस था ये, दोबारा बनाओ। जलती हो क्या तुम तीनों मेरी दोनों गर्भवती बहू से? हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये तीनों हमसे जलती हैं। अरे नहीं शिल्पा, कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारे से क्यों जलेंगे? हम तो बल्कि खुश हैं। खुश होती तो आप ऐसे काम नहीं करती। तीनों बहू के ये शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो दोबारा से चाट पापड़ी और जूस लेकर दोनों को दे देती है। ऐसे ही हमेशा होता है, गर्भवती बहू उनसे अपना काम करवाती है। ठीक से करने पर उन्हें सास के सामने जानबूझकर सुनाती है, तो कभी उनका काम भी करती है, जिससे माया उन तीनों बांझ बहू को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। और इस तरह गर्भवती बहू के 9 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा कावेरी एक पोता पोती को जन्म देती है, जिससे घर में सब खुश होते हैं। 3 दिन बाद तीनों बहू उन दोनों बच्चों से गोद भराई के लिए कहती हैं, तो कावेरी कहती है, आपके बच्चे तो है नहीं, तो मेरे बच्चे को कैसे संभाल लेंगे? अगर गिरा दिया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पारुल दीदी, मेरे बच्चे को ठीक से लेना, कहीं कुछ कर मत देना। दोनों अपने बच्चे को पारुल और शालू के हाथ में देती हैं, तो जानबूझकर वो ये जताती हैं कि बच्चा गिरने से बच गया, और कहती हैं, अगर आपसे बच्चे संभाले नहीं जाते तो दूर रहिए ना। अभी मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? हमारे बच्चों से दूर रहिए आप तीनों। अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो हम तीनों तुम्हारे बच्चों के पास नहीं आएंगे। हमें तो लगा था कि हम उनकी बड़ी माँ हैं, एक बच्चे की 5 माँ है, उन्हें 5 माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन हमारी किस्मत में तो ये है ही नहीं। भले ही हम माँ नहीं हैं, लेकिन हमारा भी कलेजा कचोटता है अपने बच्चे को गले से लगाने के लिए। तीनों रोती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं, जिससे सास को थोड़ा बुरा लगता है। आखिर सास भी तो एक माँ ही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों घमंडी बहू अब सास पर भी चिल्लाने लगती हैं, सिर्फ ये सोचकर कि वो बच्चे को जन्म देकर उन्होंने कोई महान काम किया है। और एक बार तो वो बातों बातों में माया को गिरा देती है, तो माया कहती है, बहू, तुमने मुझे गिरा दिया। भला इतना बुरा बर्ताव कौन करता है? क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था? हाँ तो क्या हो गया? कौन सा जानबूझकर किया है? उठ जाओ खुद ही। और साथ दिया है तो क्या अब हमारे सर पर चढ़कर नाचोगी आप? आप हमें अपनी उन तीनों गाय जैसी बहू से मत समझना। इस घर को पोता पोती दिया है हम दोनों ने। वाह बहू, तुमने तो आज बहुत अच्छी बात कही है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उन तीनों के साथ बहुत बुरा किया है। आज तक कभी तीनों ने मुझसे ऊंची आवाज या आंख उठाकर बात तक नहीं की, और तुम? हाँ तो अपनी उन तीनों बहुओं से काम करवाओ, हमसे नहीं। उनको अपनी गलती का पछतावा होता है और वो तीनों बहू के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम तीनों को ऐसे शब्द बोले जो किसी को नहीं कहने चाहिए थे। अरे मैंने तो पड़ोसियों की कमी ही पूरी कर दी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। नहीं बहू, मेरी तरह सास नहीं होती है। सास तो बहुत अच्छी होती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। माँ जी, जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए। हाँ माँ जी। सास बहू की सुलह हो जाती है। एक बार दोनों किटी पार्टी में बिजी थी अपने बच्चे को छोड़कर, जिसमें तीनों बहू ने गैर हाजिरी में उनके बच्चे को संभाला। जब दोनों परेशान हो गई तो सास ने कहा, बहू तुम दोनों बहुत अच्छी माँ हो, ये सुनने के लायक भी नहीं है। अरे अगर माँ तुम जैसी ही हो तो इससे तो अच्छा मेरी 3 बांझ बहू है। अरे बुखार में तुम दोनों ने अपने बच्चे को छोड़कर किट्टी पार्टी में जाना जरूरी समझा? रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है तुम दोनों को। माँ जी, तीनों दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। पता नहीं इतना खुदगर्ज कैसे हो गए हम कि हम दोनों अपने बच्चों को ही छोड़ दिया। पर आप तीनों का शुक्र है, आपने हमारे बच्चों का ख्याल रखा। हाँ दीदी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। और अब से आप तीनों भी हमारे बच्चे की माँ हैं, और ये हक कोई नहीं छीन सकता आप तीनों से। ये सुनकर तीनों की आंखें भर आती हैं और वो बच्चे को अपने गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कविता अपने 5 बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करा देती है, लेकिन 3 बड़े बेटे की शादी विदेशी लड़कियों से हुई थी, तो वहीं दोनों छोटे बेटों की शादी 2 देसी बहू से हुई थी। जैसे वो 5 अपनी ससुराल की ओर आती हैं, तो कविता 5 बहू की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करती है। वो सबसे ज्यादा उत्सुक अपनी 3 विदेशी बहुओं के लिए थी।
अरे आओ आओ बहू, मैं तो तुम्हारी ही ताक में हूँ। मेरी विदेशी बहू आ गई, देखना आसपास के सब लोग इन्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे और सब कहेंगे कि कविता की 3 विदेशी बहू आई हैं। घर पर तुम्हारा नाम कृषि नहीं माँ जी, मेरा नाम क्रिस्टल है। और बहू तुम्हारा नाम पिज्जा था ना? और तीसरी बहू तुम्हारा नाम जो किया था? नहीं माँ जी, मेरा नाम लीजा है। और मेरा नाम माँ जी जो किया नहीं, जॉर्जिया है। हाँ वही वही वही। माँ जी आपको हमारा नाम तो याद होगा ना? तुम्हारा नाम याद करने में क्या है, तुम दोनों विदेशी थोड़ी हो, तुम तो यहीं की हो। मेरी विदेशी बहुओं के नाम इतने मुश्किल है कि मैं भूल ही जाती हूँ। मेरी गोरी गोरी विदेशी बहू, अंदर आओ। अरे तुम दोनों बहू यहाँ क्यों खड़ी हो? कविता, तुमने इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहा? आओ बहू, तुम भी अंदर आ जाओ। चलो बेटा अंदर। ससुर राकेश के सुनते ही दोनों देसी बहू भी अपने कमरे में पतियों के साथ चली जाती हैं। तभी कविता कहती है, देखो मैं तो अपनी विदेशी बहुओं के ही गीत गाऊंगी कि मुझे हमेशा से अपने घर में बाहर भी देश की फॉरेनर बहुएं चाहिए थी, जो कि मुझे मिल गई। आप ही इन देसी बहुओं से बात करो। तुम्हारी विदेशी बहुओं में क्या हीरे सोने जड़े हैं जो तुम्हें वो पसंद आ रही हैं? देखो, अपनी मिट्टी होती है और देसी बहू देसी होती है। 4 दिन में तुम्हारी विदेशी बहू तुम्हें धूल चटा देंगी, देख लेना। अरे रहने दीजिए, आप तो यही बोलेंगे आपकी देसी बहू की पसंद की बुराई जो कर रही हूँ मैं। वो तो कह कहकर मैंने 3 विदेशी लड़कियों का रिश्ता ढूंढा है, फिर भी आपने 2 देसी लड़कियों से शादी करवा ही दी मेरे बेटों की। हाँ करवानी ही पड़ेगी। जब तुम्हारी पसंद खराब निकलेगी तो देखना आगे क्या क्या होता है। ऐसा कहकर राकेश वहां से चला जाता। अगले दिन 5 बहुएं नई नवेली दुल्हन की तरह साड़ी में तैयार होकर आती हैं और उसमें से 2 देसी बहू अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, लेकिन विदेशी बहू आकर खड़ी होकर घूमने लगती हैं। ये देख राकेश कहता है, जीते रहो बहू, सदा खुश रहो। देखा कविता, दोनों छोटी बहू जिनके लिए तुम कुछ कह रही थी, उन्होंने तो हमारे पैर छू लिए, लेकिन तुम्हारी विदेशी बहुओं ने पैर नहीं छुए। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? बाहर विदेशों में पैर नहीं छूते, इसलिए मेरी विदेशी बहुओं को ना पता है ना आदत है। क्यों है ना बहुओं? या राइट माँ जी। अब बताइए आपको पहली रसोई में क्या खाना बना कर देना है? तुम 5 को जो आता है वो अपनी पहली रसोई में बना लो, ठीक है? तुम दोनों भी देसी बहुओं। माँ जी आप हमें बार बार देसी बहू क्यों बोलती हैं? हमारा भी नाम है, आप हमें नाम से बुलाइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक बोली मेरी बहुओं। अरे तुम तो चुप ही रहो, बड़ा है अपनी देसी बहुओं का पक्ष लेने। और तुम दोनों को तो मैं वही बोलूंगी जो मेरी जुबान पर आएगा, समझी तुम? अपनी सास की बात सुनकर 5 रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं और कहती हैं, हम तीनों को तो खाना बनाना आता नहीं है। हाँ हमें तो कुछ भी नहीं आता। आई कांट मेक इंडियन फूड। दीदी अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमें बेझिझक बता सकती हैं, हम आपकी खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ दीदी आप बताइए ना। ओके तो हमारे लिए भी 3 इंडियन डिशेस बना दो, पहली रसोई के रस्म के मुताबिक जो होनी चाहिए। और हाँ ध्यान रहे अपनी अलग बनाना, हमारी अलग रेसिपी। माँ जी को बिल्कुल भी बताना मत। ठीक है दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। इस तरह दोनों देसी बहू 5 तरह का अलग अलग पहली रसोई का खाना बना लेती हैं। रसोई के दूसरे छोर पर विदेशी बहू उन्हें देखकर हंसते हुए बात करती हैं। ये कितनी बेवकूफ होती हैं देसी बहुएं। हमारी बेचारी देवरानी, इन्हें यही नहीं पता कि हम इन्हें पागल बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कभी अपने देश में भी काम नहीं किया जो इस घर की बहुरानी बनकर नौकरानी का काम करेंगे। उसके लिए हमारी ये दोनों देसी देवरानी है ना, यही काम कर लेंगे। हाँ दीदी खाना तैयार हो गया, अब हम सब अपना अपना खाना लेकर माँ जी के पास चलते हैं। ओके चलो। ये कहते ही 5 बहुएं अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं और जब सास ससुर उनके हाथ का खाना बना खाते हैं तो कहते हैं, कैसा लगा माँ जी पापा जी आपको खाना? वैसे 5 बहुओं का खाना तो अच्छा बना है और सबसे ज्यादा अच्छा खाना तो मेरी देसी बहुओं का है। अरे अपनी देसी बहुओं से तुम्हारी नजरें हटे तो तुम मेरी विदेशी बहू के हाथ का खाना भी देखोगे। देखो मेरी विदेशी बहू क्रिस्टल ने खीर बनाई है, लीजा बहू ने सूजी का हलवा बनाया और जॉर्जिया बहू ने मटर पनीर बनाया है। इनका हाथ का खाना तो चखो, इतना अच्छा बना है।
कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको बड़ी दीदी का खाना पसंद आया है तो कोई बात नहीं। ये लो विदेशी बहुओं तुम्हारा शगुन, और ये लो मीनाक्षी सुप्रिया बहू। थैंक यू पापा जी। थैंक यू पापा जी। ये लो बहू मेरी तरफ से एक सोने का कंगन तुम तीनों को, और ये लो तुम तीनों चांदी की अंगूठी। शुक्रिया माँ जी। इस तरह कविता अपनी विदेशी बहुओं को ही ज्यादा प्रोत्साहन करती है, उन्हें ज्यादा आराम देती है, उनसे कोई काम नहीं करवाती, उनका हमेशा पक्ष लेती है। वहीं दूसरी ओर वो अपनी देसी बहुओं की तरफ न देखती है, न उनसे ज्यादा बातें करती है, उल्टा उन्हें ताने देती है। घर के सारे काम उनसे करवाती है, खाना भी उनसे ही बनवाती है। 2 दिन बाद बहुओं की मुंह दिखाई होती है तो गली की औरतें विदेशी बहुओं को देखकर कहती हैं, अरे वाह, तेरी तीनों बड़ी बहू तो बाहर विदेश से आई हैं, बड़ी गोरी चिट्टी है। मुझे तो तेरी बहू ये बहुत अच्छी लगी। ये लो मेरी तरफ से तुम तीनों को हार। सच में कविता, तेरी ये तीनों बहू तो बहुत अच्छी हैं। तूने अपने उन दोनों बेटों की शादी देसी बहू से क्यों करवाई? 5 बहू विदेशी ही ले आती तो बढ़िया रहता। अरे सोचा तो मैंने भी यही था, पर मेरे पति माने ही नहीं। मेरे दोनों छोटे बेटों की शादी इन देसी बहुओं से करा दी। अब इनके नैना मेरी विदेशी बहू जैसे। ये लो तुम 5 की मुंह दिखाई कर देती हैं। ऐसा कहकर कविता अपनी 3 विदेशी बहुओं को काफी अच्छे अच्छे गहने देती है और विदेशी बहुओं को एक शगुन का लिफाफा दे देती है। तो देसी बहू कहती है, आपने अपनी इच्छा से हमें जो भी दिया हमें स्वीकार है। इस तरह बहू की मुंह दिखाई भी हो जाती है, लेकिन अब तीनों विदेशी बहू कविता की इज्जत नहीं करती। उसे उनकी जरूरत होती थी तो वो कुछ नहीं करती थी। कविता को सिर दर्द होता था तो काढ़ा बनाकर देसी बहू देती थी, पैर देसी बहू दबाती थी, तब भी वो उन पर चिल्लाती ही थी। तुम दोनों बहुओं से एक काम ठीक से नहीं होता। कर दिए ना खराब मेरे कपड़े। मैंने कहा था अच्छे से साड़ी धोना, पर नहीं, तुमसे ये भी नहीं होता। माँ जी, हमने ठीक से साफ किया था, पता नहीं ये कैसे गंदा हो गया। हम दोबारा साफ कर देंगे। कविता बहू के ऊपर चिल्ला रही थी, तभी राकेश कहता है, अरे कविता बस भी करो। जब से बहू आई है तुम बस इन दोनों बहुओं के पीछे पड़ गई हो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी तीनों बहू में इनका तुम गुणगान करती हो कभी तुम्हारी काम आई है? कभी तुम्हें काढ़ा पिलाया या तुम्हारे पैर दबाए हैं? नहीं ना। यहाँ तक कि पहली रसोई का खाना भी इन दोनों ने बनाया था, उन तीनों के नाम से। मुझे तो पहले ही खाते ही पता चल गया था। तुम्हें तो खाने के बाद भी समझ नहीं आया, लेकिन तुम इन दोनों पर ही बरसती रहती हो। बेचारी को नेक भी तुमने ठीक से नहीं दिया, न मुंह दिखाई न खाने का। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? पहली रस्म का खाना इन दोनों बहुओं ने बनाया था। इसका मतलब विदेशी बहुओं ने मुझसे झूठ बोला और मैंने इन बेचारी के साथ कितना बुरा किया। असल में शगुन की हकदार तो सुप्रिया और मीनाक्षी बहू हैं। तुम दोनों बहू मुझे माफ कर दो। मैं तो समझ ही नहीं पाई और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमें इतना कह दिया, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ माँ जी। जब कविता अपनी दोनों देसी बहुओं से माफी मांग लेती है तो अपने गले से दोनों हार उतार कर दोनों बहुओं को पहना देती है। ये देखकर विदेशी बहुओं की आंखों में शर्म आ जाती है और वो उनसे माफी मांगती हैं, जिसके बाद 5 बहुएं खुशी खुशी रहने लगती हैं। मोहन अपने आंगन में बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी वहां पर राकेश आता है और उसे रोते हुए देखकर उससे कहता है, अरे मोहन, अरे क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भाई, घर की परेशानियां खत्म नहीं होती है। जिस आम के बाग में मैं काम किया करता था, वहाँ के मालिक ने ससुरा हमें नौकरी से निकाल दिया। अब हम क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुझे सॉल्यूशन बाबा के पास जाना चाहिए। वैसे भी तू उनका सबसे खास शिष्य रह चुका है। वो अपने मंत्रों से तेरी सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे। मोहन बाबा का नाम सुनने के बाद शांत हो जाता है, जिसके बाद वो राकेश से कहता है, भाई मैं जाना तो चाहता था, लेकिन बस एक मजबूरी है जिसके चलते जो है उनके पास नहीं जा रहा हूँ। मजबूरियों का सॉल्यूशन ही तो बाबा है, तुझे उनके पास जाना चाहिए मेरे भाई। ऐसा कहने के बाद राकेश वहां से चला जाता है और बेचारा मोहन अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अजी इस तरह कब तक रोते रहोगे? रोने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर घर चलाना है तो अपने आप को संभालो और सॉल्यूशन बाबा के पास पहुंच जाओ। घर में हम लोगों को खाना खाए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। अरे मंदा, तुम तो सब कुछ जानती न हो, उसके बाद भी ऐसी बात कर रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें सब कुछ तो बताया है, फिर भी तुम मुझे सॉल्यूशन बाबा के पास जाने के लिए कह रही हो। देखो जो हकीकत है उसको अपनाओ।
क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अपने बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? पिताजी पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए तो खाने के लिए लेकर आओ ना। लगता है अब मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। चलो तुम पायल को अंदर लेकर जाओ, हम सॉल्यूशन बाबा के पास जा रहा हूँ। मोहन ऐसा कहने के बाद घर से निकल जाता है और शाम का वक्त हो रहा था। धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मोहन जंगल से गुजरते हुए सॉल्यूशन बाबा की गुफा तक पहुंच जाता है। अरे बाबा तो अपनी भक्ति में लीन है, अब मुझे तो लगता है कि थोड़ा देर इंतजार कर ही लेना चाहिए। मोहन ऐसा सोचकर सॉल्यूशन बाबा के सामने बैठ जाता है कि तभी बाबा अपनी आंखें बंद होने के बाद भी मोहन से कहते हैं, तुम्हारा मेरी गुफा में स्वागत है मोहन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे जो है अपनी गलती का पछतावा है। मोहन ऐसा कहने के बाद रोने लगता है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? मेरे परिवार की खुशी के लिए, लेकिन पता नहीं था कि मैं अपने परिवार को ही खुश नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं जो है आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन बाबा, मुझे कोनो रास्ता दिखाओ, हमारी परेशानी थोड़ा कम कर दो। मोहन के कहने के बाद सॉल्यूशन बाबा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी। बस एक काम करो, बाहर एक नदी है, वहां से एक मटके में पानी भर कर ले आओ। बाबा के कहने पर मोहन नदी से मटका भर कर ले आता। इसके बाद वो उससे कहता है, अब बताइए मुझे कि अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। बाबा उस मटके में से कुछ पानी निकाल कर बोतल में भर देते हैं, जिसके बाद वो उस बोतल को मोहन को दे देते हैं और कहते हैं, इस पानी को अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर अगली सुबह का इंतजार करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में तुम्हें कोई भी टोकने या रोकने की कोशिश करे तो तुम्हें रुकना नहीं है। मोहन बाबा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो सीधा पानी लेकर अपने घर के आंगन में आकर डाल देता है। जिसके बाद वो अगले दिन सुबह के लिए सो जाता है। सुबह मंदा आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में ये इतना बड़ा पेड़ है? लेकिन ये पेड़ कहाँ से आया? मंदा तुरंत मोहन को बुलाती है। इका इतनी मेहनत का फल ये पेड़ दिया है सॉल्यूशन बाबा ने मुझे। मोहन इतना कहता ही है कि तभी अचानक से उस पेड़ के ऊपर से एक सुनहरा पन्ना उसके पैरों के पास आकर गिरता है, जिसमें लिखा होता है, ए जादुई पेड़, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमारी मुश्किल आसान। मोहन के पढ़ते ही वो मामूली पेड़ अचानक से एक जादुई पेड़ में बदल जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे आम उगाते हैं। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर मोहन और मंदा दोनों ही डर जाते हैं। अरे रुको रुको, रुक जाओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सॉल्यूशन बाबा की वजह से ही हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे इस जादुई पेड़ से एक आम तोड़ लो। जादुई पेड़ के कहने के बाद मोहन इस पेड़ के ऊपर से एक आम तोड़ लेता है। मैं हूँ एक आम, करता हूँ सबके काम, बताओ तो सही तुम्हें मुझसे क्या है काम? तुम इस आम से जो कुछ भी चाहते हो वो मांग लो। अजी, आम से सोना और सोने के गहने मांग कर देखो ना। जादुई आम, मुझे सोने के गहने चाहिए। मोहन के इतना कहते ही उस जादुई आम के अंदर से गहने निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ऐसी तो कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। मोहन के हाथों से जादुई आम अपने आप वापस जादुई पेड़ पर आकर लग जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगली बार जब भी मदद के लिए बुलाओगे तो उस मंत्र को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा कहने के बाद जादुई पेड़ नॉर्मल हो जाता है। लो जी, सॉल्यूशन बाबा ने हमारी समस्या ही हल कर दी। अब तो हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ये सब मेरी मेहनत का फल है। अब हम अपना एक बड़ा सा घर बनाएंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहीं मंदा, हम बहुत गरीब हैं और अचानक से अगर हम अमीर हो जाएंगे तो गांव वालों की नजर जो है हमारे ऊपर पड़ेगी। ये सब ठीक नहीं होगा। हम जादुई आम के पेड़ की मदद तो लेंगे, लेकिन हम जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? मंदा उसमें भी खुश हो जाती है। उस दिन वो पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, मोहन सुनहरे पन्ने से मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ अचानक से जादुई पेड़ में बदल जाता है। आपकी खिदमत में जादुई आम का पेड़ हाजिर है। कोई भी एक आम तोड़ लो और आपको जो भी चाहिए उससे मांग लो। मोहन एक आम तोड़कर कहता है, अब मुझे खूब सारे आम और सोना चाहिए। मोहन के इतना कहते ही वहां पर कई सारे आम और सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर जादुई पेड़ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद मोहन सारे आम लेकर बाजार बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम तक मोहन की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो खूब पैसा कमा कर अपने घर लौटता है। देखा मंदा, मैंने मदद के साथ साथ अपनी खुद की कमाई भी की है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एकदम से ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। उस दिन के बाद से मोहन जादुई आम के पेड़ की मदद से खूब पैसा कमाना शुरू कर देता है और जिसके चलते वो अपना खुद का मकान भी बनवा लेता है। अब जब हमारे पास इतना पैसा है तो काहे ना हम अपनी खुद की आम की फैक्ट्री खोल लूं, जिससे हम ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अब हम अपनी पायल को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मोहन अपने कमाए हुए पैसों से एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री खोल लेता है और वहीं दूसरी तरफ जादुई आम के पेड़ की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की काफी मदद करता है। जहां उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, अचानक एक हवा के झोंके की तरह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी 3 विधवा बहुओं के साथ रहती थी। माँ, तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल बेटा, मेरे 3 बच्चे तो अपनी माँ से भी पहले इस दुनिया से चले गए। अब तुम दोनों ही मेरा आखिरी सहारा हो। बोल, तुझे क्या कहना है? माँ, हम दोनों को ही 2 लड़कियों से प्रेम हो गया है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। सच? पर कौन है वो खुशनसीब देवर जी? वो यहीं पास के शहर में ही रहती है। शहर की लड़कियां? ना बाबा ना, शहर की लड़कियों के तो बड़े नखरे और खर्चे होते हैं। अब मान भी जाओ ना माँ। हाँ माँ, अगर हमारे देवर उन लड़कियों को पसंद करते हैं तो मान जाओ। हाँ, अब हमारे दोनों देवर भी शादी के लायक हो गए हैं, तो अगर उनकी शादी उनकी पसंद की लड़कियों के ही साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। गंगा अपने दोनों बेटों की शादी शीला और मीना के साथ करवा देती है। गंगा की तीनों विधवा बहुओं ने पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल रखा था, लेकिन मीना और शीला के आने से घर में थोड़ा कलेश का माहौल बनना शुरू हो गया था। नानी भाभी। हाँ बोलो मीना, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, माँ ने मुझे हमारी गाय की गौशाला धोने को बोला है। हाँ तो जाइए, जाकर आप धो दीजिए। लेकिन आज मम्मी जी के मामा जी घर पर आ रहे हैं और मैं उनके आने की ही तैयारियां कर रही हूँ। हाँ तो अगर आप कर भी रही हो तो क्या मुझ पर कोई एहसान कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं वो गौशाला नहीं धोने वाली हूँ, बस। धानी बेचारी खुद ही गौशाला साफ कर देती है। चलो, ये भी साफ हो गई। अब बस मामा जी भी आते ही होंगे। मामा जी आ जाते हैं। सारी बहुएं मिलकर उनका स्वागत बहुत अच्छे से करती हैं। अरे भाई गंगा, तुम्हारी दोनों नई बहुओं से तो मिलवाओ। हाँ, क्यों नहीं, अभी मिलवाती हूँ। मीना, शीला। हाँ, आ रही हूँ मम्मी जी, आए। दोनों सुहागन बहुएं बहुत सज धज के मामा जी के सामने आती हैं। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आओ बहू, आओ। अरे अब देखते ही रहोगी बहुओं, जाओ मामा जी के लिए कुछ खाने को तो ले आओ। अभी लाई माँ। शीला अमला का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से मामा जी को परोसती है। अरे भाई वाह, खाने का तो जवाब ही नहीं है भाई। गंगा, तेरी दोनों बहुएं तो लाजवाब हैं, मजा आ गया भाई। मामा जी चले जाते हैं। तीनों विधवा जेठानियों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सारा काम तो उन्होंने किया था। तीनों जेठानियों की अब घर में बस नौकरानियों जैसी हालत थी। सास गंगा भी बस अपनी सुहागन बहुओं को ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन मीना और शीला भरी गर्मी की दोपहरी में अपने कूलर वाले कमरों में पड़ी आराम फरमा रही थी। शीला, बाहर बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, जाकर धो दो। क्या मैं कपड़े धोऊं? बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी में मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने वाली। इतनी तेज धूप में मेरा रंग काला पड़ जाएगा। ये क्या बात हुई? हाँ भाभी, आपको तो अपने रंग रूप की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप तो विधवा हो ना। बस अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जाओ जाकर कपड़े धो। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसा कहने वाली? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तो इसलिए जो भी मैं कहूँगी तुम्हें मानना पड़ेगा, समझी? तुम मेरी जेठानी, मुझसे बड़ी? हाँ, तुम सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की तरह हो। तुम तीनों के जब पति ही इस घर में नहीं रहे, तो फिर आप यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? मीरा को शीला की बातें अंदर से बिल्कुल तोड़ देती हैं।
तो वहीं उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर गंगा और दोनों जेठानियां धानी और अमला वहां आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, क्यों लड़े जा रही हो? क्या हुआ मीरा? ओहो, तुम सभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। हमेशा लड़ाई लड़ाई। अरे मिलजुल कर साथ साथ नहीं रहा जाता तुमसे। माँ, आज मेरी देवरानी शीला ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। क्या बात हुई है तुम्हारे बीच मीरा और शीला? कोई कुछ बताओ तो सही। हाँ, नहीं है मेरे पति अब इस दुनिया में। हाँ, नहीं हूँ मैं अब सुहागन, पर हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू ही, कोई नौकरानी नहीं हूँ मैं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। घर में लड़ाई ही चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे तुम यहाँ लड़ती रहो, मैं तो जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। दरवाजा खोलते ही गंगा हैरान रह जाती है। अर्जुन, नकुल, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे बच्चों बताओ क्या बात है? गंगा की आवाज सुनकर सभी भागते हुए नीचे आते हैं और सभी बहुत चौंक जाते हैं। देवर जी, ये सब कैसे हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? नकुल और अर्जुन दोनों की ही बाजू और टांगों पर पट्टियां थीं। ये देख सभी हैरान थे। अर्जुन जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? कुछ तो बताइए। मैं और नकुल हम दोनों अपनी दुकान पर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने हमें देख लिया और पास के अस्पताल में ले गए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। मेरे बच्चों, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि वक्त का कुछ भी पता नहीं होता। कभी भी अपने ऊपर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए जैसे कि वो खुद ही इस पूरी कायनात का मालिक हो। मौत जिंदगी हमारे हाथों में थोड़ी ही है, और कहा जाता है कि हम जैसा सुलूक इस दुनिया के साथ करते हैं, पलट में वो ही हमें मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी। मीरा की बात सुनकर मीना और शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती हैं। मुझे माफ कर देना भाभी जी, मैंने हमेशा आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, सुहागन होना हमारा सौभाग्य है, लेकिन भगवान को एक सुहागन को एक विधवा में बदलने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। आज नकुल और अर्जुन जी के साथ हुए हादसे ने हमारी आंखों को खोल दिया है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। सुहागन और विधवा तो बस शब्द है जो औरत के लिए इस दुनिया ने बना दिए हैं, वरना इंसान तो सभी एक जैसे ही हैं। लगता है देवर जी आपकी बीवियां समझ गई हैं। अब आप ही बस कीजिए। नकुल और अर्जुन अपनी पट्टियों को निकालकर फेंक देते हैं। आप ठीक हो? आपने चोट लगने का नाटक किया, लेकिन क्यों? भाभी ने हमें ऐसा करने को बोला था ताकि तुम दोनों समझ जाओ, इसीलिए हमने ऐसा किया और लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ भी गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं भी। शीला और मीना की नजरें झुकी हुई थीं। उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था, लेकिन इसी के साथ वो सब कुछ समझ भी गई थीं। वो दोनों अब खुशी खुशी अपनी जेठानियों के साथ घर के सारे काम कराती और सभी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते।